morning everyone. Today we are going to start with the new topic of GST. Name of the topic is input tax credit. So basically input tax credit की origin कहाँ से हुई? सबसे पहले कंसेप्ट आया जी मोड वैट. मोड वैट इसे हम मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं. मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया इसे. सो बेसिकली जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था. मैन्युफैक्चरिंग लेवल where the manufacturer could avail credit of duties paid on inputs and capital goods used in manufacturing final outputs. जो फिर inputs जो भी ले सकते थे on capital goods जो सिर्फ manufacturing के ऊपर अवेलेबल थे. Then later on क्या हुआ? In 2004 मोड वैट को रिप्लेस कर दिया गया किससे? सैनवेट से. अब सेंट्रल वैट इंट्रोड्यूस हुआ विच प्रोवाइड्स क्रेडिट टू इनपुट टैक्स एज वेल एज द इनपुट सर्विसेज आउटपुट. ये फिर किसके ऊपर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था? इनपुट सर्विस एज वेल एज आउटपुट सर्विस. इनपुट सर्विसेज प्लस आउटपुट सर्विसेज. पहले वाला सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर था, उसके ऊपर जो इनपुट्स लग रहे थे उनके ऊपर वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही फाइनल आउटपुट्स के ऊपर ड्यूटीज पेबल के लिए आउटपुट से चार्ज कर सकता था. इसमें इनपुट सर्विसेज पे भी और आउटपुट सर्विसेज पे भी चार्ज कर सकते थे. ठीक है जी. उसके बाद इन 2005 वैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. 2005 में वैट इंट्रोड्यूस हुआ तो वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर भी चेंजेस लाए गए. दो वैट लेजिस्लेचर allowed input tax credit of VATs on inputs and capital goods in transaction within the same state but not on inputs and capital goods coming in state from outside the state. जो वैट था आउटसाइड द स्टेट जो भी गुड्स आ रहे थे उनके ऊपर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं करवाता था. तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया. तो जीएसटी में प्रोविजन लाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की. तो उसके अंदर रिफॉर्मेशन करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया गया. तो सीमलेस फ्लो ऑफ आईटीसी इन जीएसटी. तो जीएसटी में रिजीम के अंदर क्रेडिट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इजीली फ्लो में अवेल किए गए. कंपोजिट स्कीम्स लाएगी. तो उसकी वजह से कंपोजिट स्कीम में आपको पता है भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया जा सकता. तो फर्दर हम देखते हैं कि प्रोविजंस कैसे इंट्रोड्यूस हुई इनपुट टैक्स क्रेडिट की. कोर प्रोविजंस किस तरह की हैं? तो आईटीसी इज द कोर प्रोविजन ऑफ जीएसटी. जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये मेन बेसिक प्रोविजन है जीएसटी की, जिस वजह से जीएसटी ओवरऑल इंट्रोड्यूस हुआ. तो जीएसटी जैसे हम जानते हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इट्स कोर प्रोविजन ऑफ जीएसटी. तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इनपुट टैक्स क्रेडिट इसकी बेसिक प्रोविजन है. इनपुट टैक्स क्रेडिट लेज द बेस ऑफ जीएसटी विच हेल्प्स टू अवॉइड. अब इसका मेन पर्पस क्या है? ये क्या करती है? ये कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को रिमूव करती है. कास्केडिंग मतलब फॉर एग्जांपल कोई डबल टैक्सेशन जो पहले पुराने टैक्सेशन सिस्टम में लगता था तो अब उसको रिमूव किया गया. डबल टैक्सेशन को ख़त्म किया गया इसके अंदर और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है. Uninterrupted and seamless chain of input tax credit is one of the key features of GST and service tax. तो इसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये अनइंटरप्टेड माना गया और सीमलेस चेन की तरह माना गया कि बेसिक फीचर माना गया जीएसटी के अंदर. कैसे इसे समझते हैं? एक एग्जांपल से कहते कॉम्प्रीहेंडिंग जीएसटी. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीएसटी विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल मानकर चल रहे हैं.
इन विच देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन, 4 स्टेजेस हैं जी वैल्यू एडिशन की। सपोज 4 सप्लायर हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर सप्लायर क्या कर रहा है, डील्स विद कलेक्शन ऑफ लैक बेसिकली इसे लाख भी बोल देते हैं, ये पैसे वाला लाख नहीं है, ये अदर टर्म्स में लाख कहा गया है। इज द स्कारलेट रेसिनियस सिक्रीशन ऑफ लैक इंसेक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। बेसिकली एक तरह का ये सब्सटेंस मैटर है जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेन्स में भी यूज़ होता है, तो अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, तो वो कलेक्शन करने का काम है एक सप्लायर का। तो देन स्टेज 2 पे वही लाख कौन परचेज कर रहा है, फ्रॉम सप्लायर 1 सप्लायर 2 परचेज कर रहा है एंड फर्दर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसके ऊपर वैल्यू ऐड कर देता है एंड सेल इट्स टू सप्लायर 3, तीसरे सप्लायर को बेच देता है। तीसरा सप्लायर क्या करता है, परचेज लैक फ्रॉम सप्लायर 2, फर्दर प्रोसेसेस इट, उसके ऊपर फिर कोई एडिशन करता है, एड्स फर्दर वैल्यू टू इट एंड सेल इट्स टू द रिटेलर। लास्ट में क्या करता है, रिटेलर परचेज फ्रॉम सप्लायर 3 एड्स वैल्यू बाय प्रोक्योरिंग, स्टॉकिंग एंड सेलिंग सप्लाईज टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब अपनी संभाल के रखने के लिए स्टॉकिंग्स की मेंटेन वैल्यू, उसकी वैल्यू ऐड करके अपना प्रॉफिट कमा के फाइनल कंज्यूमर को वो गुड्स भेज देता है। Of these 4 stages are assumed to exist, then let us understand how GST would be levied at every stage in the supply chain and yet will remove the deficiencies of cascading effect। कहते हैं ये देखते हैं कि कैसे सप्लाई चेन कैरी ऑन करती है इन 4 स्टेजेस में और कैसे हमारी जो डेफिशिएंसी है कास्केडिंग इफेक्ट वो कैसे डबल टैक्सेशन रिमूव हो रहा है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम देखा गया इस GST के अंदर। We also assume that the combined GST rate, that is CGST and SGST is 10%। हम इस जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है उसके अंदर कंबाइंड GST रेट क्या मानकर चल रहे हैं कि 10% के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अब देखो जी एग्जांपल देखते हैं। सप्लायर 1 ने सबसे पहले लैक कलेक्ट किया, उसने वैल्यू उसकी रखी 100 रुपया, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 100। अब हम देख रहे हैं कंबाइंड GST हमने 10% माना, 100 के ऊपर 10% GST लग गया, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गया 110। तो टैक्स पेड टू गवर्नमेंट कितना आ गया जी 10 रुपीज़, टैक्स पे कर दिया उसने। अब उसने क्या किया, सप्लायर बी ने वो खरीद लिया ए से 110 में, जिसके अंदर 10 रुपये इनपुट टैक्स के थे। उसने भी कुछ प्रोसेसिंग्स की, वैल्यू ऐड कर दी 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ ऐड किए तो इनपुट प्राइस कितना था 100 था और टोटल वैल्यू एडेड फर्स्ट प्लस दिस वैल्यू एडिशन 50, टोटल प्राइस कितना हो गया 150। अब 150 के ऊपर कंबाइंड GST रेट के हिसाब से टैक्स कितना लगा 10%, तो कितना बन गया 15 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 165। अब हम देखें कि हमारा आउटपुट टैक्स, ये हमारा क्या बन गया आउटपुट टैक्स, ये क्या बन गया इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ये रहा, इनपुट टैक्स सॉरी। तो बेसिकली आउटपुट टैक्स कितना था 15, इनपुट टैक्स हमारे पास पहले ही 10 रुपये गवर्नमेंट को पे किए हुए थे, तो नेट टैक्स पेबल बाय सप्लायर बी, वो सप्लायर बी क्या पे करेगा 5 रुपये ही टैक्स पेगा। जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम थे उसके अंदर 15 रुपये के ऊपर ही टैक्स पे कर लेते थे, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती थी। तो ये जो GST का रजीम है जिसके अंदर वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स पे किया जाता है, तो नेट टैक्स पेबल कितना रह गया सिर्फ 5 रुपये टैक्स बनेगा न्यू टैक्स रजीम के अंदर। फर्दर स्टेज 3 सप्लायर ने 150 रुपये की वैल्यू पे 15 रुपये टैक्स पे करके बाय किया, जिसके अंदर 15 रुपये 165 रुपये में बाय किया, तो उसके अंदर 15 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट के थे, 40 रुपये उसने भी प्रोक्योरमेंट एडिशन की, वैल्यू एडिशन की, तो उसने कितने 190 रुपये में उसके पास टोटल वैल्यू आ गई उसकी 90, और उसके ऊपर टैक्स कितना बना 19 रुपये, तो टोटल 209 में उसने बेच दी सेलिंग प्राइस। तो इसके अंदर जो हमारा लास्ट आउटपुट टैक्स था कितना था 19, और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हमने अवेल किया ऑलरेडी 15 रुपीज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करेंगे, तो नेट टैक्स पेबल कितना सिर्फ 4 रुपये के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। लास्ट में वो 209 रुपये में रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर अपनी प्रोक्योरमेंट और स्टॉकिंग्स का खर्चा ऐड करके 30 रुपीज़ 220 रुपये उसको वैल्यू बढ़ती है, टैक्स पे करता है 22 रुपये और 242 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना है हमारा 22
इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने 19 पे किया हुआ है, तो नेट टैक्स पेबल बाय द रिटेलर इज ₹3। तो टोटल टैक्स पेड टू गवर्नमेंट कितना आ गया, 10 रुपये ये पे किए, 5 रुपये और 4 रुपये और 3 रुपये, टोटल 22 रुपीज़ टैक्स पे किया जी गवर्नमेंट को। तो ये देखो जी, समझते हैं कि दिस चार्ट इलस्ट्रेट्स अबाउट एक्सप्लेन इन अ लेमन लैंग्वेज हाउ द कंसेप्ट ऑफ आईटीसी इज यूज्ड इन जीएसटी टू अवॉइड डबल टैक्सेशन और कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिंपली मींस क्रेडिट अलाउड टू टैक्स पेड ऑन इनपुट्स। जो भी हमने इनपुट्स लगाए उनके ऊपर जो हमें क्रेडिट अलाउ किया गया, लास्ट में हमें क्रेडिट अलाउ हो रहा था ना, ये जो हमने इनपुट्स लगाए तो इनके ऊपर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था। तो इनके ऊपर जो फर्दर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही थी, तो जिस वजह से ओवरऑल कंज्यूमर की भी वैल्यू कम हुई और टैक्स के ऊपर बर्डन भी नहीं बढ़ा। तो आउटपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन आउटपुट्स एंड नेट टैक्स पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इस तरह से हमने नेट टैक्स पेबल निकाल ली। फर्दर हम बात करते हैं व्हाट इज इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी। इनपुट टैक्स क्या चीज़ है? इनपुट टैक्स इन सिंपल लैंग्वेज इंक्लूड्स आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिवाइड ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो होता है सप्लाई उसे इंटरस्टेट बोलते हैं, इंट्रास्टेट विद इन द सेम स्टेट, तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, UTGST in case of union territories supply of goods and services or both, IGST levied on imports of goods, reverse charge of CGST, reverse charge of IGST, reverse charge of SGST, reverse charge of UTGST। लास्ट में लिखा था बट composition levy is not included in input tax। composition levy के अंदर ITC हम अगर सपोज composition levy स्कीम लेते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, तो उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अवेल नहीं कर सकते, बाकी इन सभी केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है। फर्दर बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन टैक्सेस पेड ऑन प्रोक्योरिंग इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। अब इनपुट्स क्या है? इनपुट्स को अगर समझे, इनपुट मीन्स गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, used or intending to be used by the supplier, intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business। कहते वो गुड्स जो एक सप्लायर ने बाय किए हैं किस लिए? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स और यूज्ड बाय द सप्लायर किस लिए? बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसे बोलते हैं इनपुट्स। उसके बाद आती है इनपुट सर्विसेज। तो इनपुट सर्विसेज भी सेम ही बात है, सिर्फ क्या होगा? इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर इन कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस according to section 260 of CGST Act। तो इनपुट सर्विसेज इंक्लूड्स एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज हो, ठीक है जी। यहाँ पर इनपुट्स में हम गुड्स की बात कर रहे थे, इनपुट सर्विसेज में हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। यूज्ड बाय द सप्लायर और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर, और लास्ट में इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया हो। लास्ट में कैपिटल गुड्स मींस गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से होंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिसकी वैल्यू हमने अकाउंट्स की बुक्स में कैपिटलाइज की हुई है उसको हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। तो ये भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ किया जाए। तो और
कैपिटल गुड्स तो हम जानते हैं जिनका बेनिफिट्स हम आने वाले कई सालों में ले सकें, मतलब 1 साल से ज़्यादा जिसका बेनिफिट मिले वो कैपिटल गुड्स है। द वैल्यू ऑफ सच आइटम इज शोन इन बैलेंस शीट एज फिक्स्ड एसेट्स। तो इन सच वैल्यू को हम कैसे शो करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो एंटायर जीएसटी पेड ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड एज आईटीसी ऑन रिसिप्ट बाय द सप्लायर। जो सप्लायर है वो रिसिप्ट दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट इनके ऊपर अवेल कर सकता है। तो उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सेक्शन 16 के अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16(1) एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16(2), 3 एंड 4। तो सबसे पहले आ जाता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं अंडर टेकिंग आईटीसी और सेक्शन 16(1) रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कहते हैं हर एक पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज कर रहा ऑन इनपुट सप्लाईज। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled for input tax credit charge on inward supplies। जो इनवर्ड सप्लाईज हैं उसके लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज कर सकता है। तो इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं। जो इनवर्ड सप्लाईज हैं या रजिस्टर्ड पर्सन है, इनवर्ड सप्लाईज क्या है, इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन्स रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर बाय परचेज, एक्विजिशन और बाय अदर मीन्स विदाउट कंसिडरेशन। मतलब सिर्फ गुड्स अब बाय कर रहा है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स हैं या सर्विसेज है, वेयर ही हैज़ परचेज द गुड्स, उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाईज। दूसरा है जी रजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 22 और 24 में रजिस्टर्ड है बट डजंट इंक्लूड्स अ पर्सन हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर, वो सेक्शन 294 में डिफाइन किया गया है, वो अलग चीज़ है। तो फर्दर बात करते हैं इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर। ये जो इनपुट्स हैं, ये जो सप्लायर है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हो। इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द सप्लायर। सप्लायर इनको यूज़ कर रहा है, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो और कोई पर्पस अवेल नहीं कर रहा है इससे। थर्ड इज द यूज ऑफ इनपुट्स और सर्विसेज मस्ट बी फॉर बिजनेस यूज एंड आईटीसी अवेलमेंट ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो तभी मिलेगा अगर जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के थ्रू अवेल किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे समझते हैं, रोहित बाइज अ कार फॉर पर्सनल यूज। रोहित है बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कार बाय की। एंड आफ्टर ईयर सेल इज कार टू अ डीलर। 1 साल बाद क्या करता है, आफ्टर 1 ईयर कार सेल कर देता है किसे, डीलर को। द सेल ऑफ कार बाय रोहित टू अ कार डीलर इज नॉट अ सप्लाई अंडर सीजीएसटी। जो रोहित ने कार सेल की वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी सीजीएसटी में, बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड बाय रोहित इन अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो कोई बिजनेस नहीं चला रहा तो इसे सप्लाई नहीं मानी जाएगी, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ चलेगा। हाँ, अगर डीलर सप्लाई चेन करता है तो उसके अंदर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। वो बिजनेस यूज़ के लिए कार सेल करेगा डीलर, तो डीलर कल को कुछ बेनिफिट लेना चाहे तो ले सकता है अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो रोहित भी यहाँ पर किसी भी तरह का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज वो रजिस्टर्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं की गई। फर्दर कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। सबसे पहली कंडीशन है पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना है तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए। कैसे, लाइक इनवॉइसेस इशूड बाय सप्लायर, इनवॉइसेस का रिकॉर्ड होना चाहिए इशूड बाय सप्लायर। दूसरा, इनवॉइसेस इशूड बाय रिसिपिएंट, सप्लायर वाली भी संभाल के रखो और रिसिपिएंट वाली भी संभाल के रखो। डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर कस्टम्स एक्ट, रिवाइज्ड इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन सभी की पोजेशन होनी ज़रूरी है। सेकेंड इज रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। When a person receives an invoice in a month of July but the goods are received by him in August, then such person shall be eligible for input tax in the month of August. जब receipt of goods and services होंगे, ठीक है, इनवॉइस चाहे जल्दी भेज दी बट जब उसको गुड्स रिसीव होंगे तभी वो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है,
ठीक है जी। तो व्हेन अ पर्सन रिसीव्स एन इनवॉइस इन मंथ ऑफ जुलाई बट द गुड्स आर रिसीव्ड इन अगस्त, तो जब गुड्स रिसीव होंगे तभी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है। थर्ड इज गुड्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। तो गुड्स अगर इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं तो क्या सीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि सिंगल इनवॉइस बनाएगी 5000 मेट्रिक टन ऑफ मटेरियल की, ठीक है जी, सिंगल इनवॉइस है, सिंगल इनवॉइस मतलब एक ही बिल बनाया गया। और क्या करते हैं, सपोज मैसर्स वाई हैं, दुकानदार है मैसर वाई, वो क्या करता है 2 इंस्टॉलमेंट्स में मटेरियल प्रोवाइड करता है। एक बार में 3000 मेट्रिक टन भेजता है और दूसरी बार में 2000 मेट्रिक टन मटेरियल भेज रहा है। तो जब 3000 भेजा तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने सिंगल इनवॉइस बनाई है 5000 मेट्रिक टन की। जब बाकी का 2000 आ जाएगा तो 3000 उसने सप्लाई किया सपोज 18/7/2019 और ये कब किया 25/8/2019। तो हम कब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, 25/8 के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है, उससे पहले नहीं कर सकते। हाँ, अगर सेपरेट अवेल करना है तो इसके लिए सेपरेट इनवॉइसेस बनवाएं, 3000 के लिए सेपरेट इनवॉइस, 2000 के लिए सेपरेट इनवॉइस, तब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों पे अवेल कर सकता है। अगर उसने सिंगल इनवॉइस बनाई है तो जब वो फाइनल मटेरियल रिसीव होगा 25/8 को, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। उसके बाद डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गुड्स। डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, तो फॉर एग्जांपल राम मेन डीलर है, ठीक है जी, राम डायरेक्शन देता है कि आप मेरे गुड्स डिलीवर कर दो मेरे जॉब वर्कर अमन को। तो जॉब वर्कर अमन को गुड्स रिसीव पहुंचा दिए जाते हैं। द गुड्स रिसीव्ड बाय अमन विल बी कंसीडर्ड एज रिसीव्ड बाय राम ओनली। तो राम की बिहाफ पर अमन ने रिसीव किए तो ये सेम माना जाएगा कि डीम्ड रिसिप्ट मानी जाती है गुड्स की, कि उसने डीम्ड, उसको अथॉरिटी दे दी कि जॉब अमन को पहुंचा दिए जाए, तो सेम माना जाएगा बिकॉज उसने उसकी जगह के डीम्ड रिपोर्ट सबमिट की है। मतलब कि वो उसकी जगह सेम माना जाएगा कि अगर अमन ने रिसीव किया तो मान लिया जाएगा कि राम ने रिसीव किए। फर्दर टैक्स एक्चुअली पेड टू क्रेडिट ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सप्लायर शुड हैव एक्चुअली पेड टू द क्रेडिट ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो सप्लायर है उसने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना भी उसके लिए ज़रूरी है। आपसे टैक्स ले लिया तो गवर्नमेंट को भी आगे पे करना ज़रूरी है, तभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है। रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इफ पेमेंट नॉट विद इन 180 डेज। तो सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(2) ये बताती है कि अगर रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है वो कोई टैक्स पे करता है टू द सप्लायर, टैक्स मस्ट पे वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्स पेबल टू द सप्लायर विद इन 180 डेज। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता विद इन 180 डेज, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ेगा। हाउएवर इफ आफ्टर रिवर्सल ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन मेक पेमेंट टू द सप्लायर, देन ही शैल बी एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स आफ्टर मेकिंग सच पेमेंट्स। अगर वो पेमेंट कर देता है तो उसके बाद वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए लायबल है। रिवर्सल क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड ऑन पेमेंट्स। अब इसको कैसे समझते हैं, रिवर्सल क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड ऑन पेमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट कुछ रिवर्स की गई है, द अमाउंट सो रिवर्स कैन अगेन टेकन एज क्रेडिट बाय द पेमेंट्स फॉर रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो वो उस अमाउंट को रिसिप्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकता है। हेंस वंस पेमेंट इज मेड द रिसिप्ट विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द क्रेडिट अगेन विदाउट एनी टाइम लिमिट। जैसे ही पेमेंट कर दी तो वो दोबारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए या रिवर्सल क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। फर्दर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न कब फाइल करेंगे इनपुट टैक्स की रिटर्न, ये अंडर सेक्शन 39 रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, अंडर सेक्शन 39। और कौन सी फाइल करेंगे, GSTR 2 फाइल करेंगे फॉर इनवर्ड सप्लाईज। GSTR 2 फाइल की जाएगी फॉर इनवर्ड सप्लाईज बाय द 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मतलब जब सपोज पिछले मंथ की ITR फाइल करनी है और कब भरेंगे, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग
द मंथ इन विच द सप्लाईज वाज रिसीव्ड, सक्सीडिंग द मंथ in which supplies was received. ठीक है जी. इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ITC नॉट अलाउड, अगर फॉर एग्जांपल कि हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है अपनी फिक्स कैपिटल गुड्स के ऊपर या प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, बिकॉज ये मानकर चलते हैं कि डबल बेनिफिट्स हम टैक्सेशन सिस्टम के नहीं ले सकते. इस वजह से अगर तो उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली है किसी कैपिटल एसेट्स पे तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा. सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी 100 रुपये थी, टैक्स 18% बना, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 118. अगर तो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है 100 रुपये के ऊपर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 118 के ऊपर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. अगर उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली 100 रुपये के ऊपर, नॉट चार्ज, उसने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं. तो ये भी प्रोविजन ध्यान से रखने वाली बात है. लास्ट में आता है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. टाइम लिमिट क्या मानी गई है, तो बेसिकली आफ्टर फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या तो अगर सपोज रिटर्न हम भर रहे हैं किसकी, सितंबर की, तो सितंबर 20 तक तो अक्टूबर 20 तक वो रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए. अगर वो एनुअल रिटर्न है तो 31 दिसंबर तक उसको फाइल कर देना चाहिए सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर. सो अपर लिमिट ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स इज क्रेडिट इज 20 अक्टूबर. तो टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, जब हमने रिटर्न फाइल कर दी सितंबर में, ठीक है, तो 20 अक्टूबर तक वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है. तो एनुअल रिटर्न के बाद 31 दिसंबर तक वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग ITC. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ड्यू डेट मानी जाएगी, ड्यू डेट टू फर्निश रिटर्न फॉर सितंबर. सितंबर क्या है जी, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न फॉर सितंबर इज 20 अक्टूबर. ठीक है. और एनुअल रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं, ये होगी 31 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर. तो लास्ट डेट क्या हो जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, 20 अक्टूबर. ठीक है जी. अगर डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डेट कितनी है जी, 14 अगस्त 2017 मानकर चलें. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 है. एंड एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है 31 अगस्त को 2018. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की लास्ट डेट क्या हो जाएगी, 31 अगस्त 2018. उसकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या हो जाएगी, 20 सितंबर. अगस्त की चाहे 14 को इनवॉइस है तो इसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कितनी होगी, 20 सितंबर. और एनुअल रिटर्न फाइल करने की 31 अगस्त 2018. तो जो भी पहले आए तो लास्ट डेट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज 31 अगस्त 2018. तो ये मानी गई है. तो फर्दर हम बात करते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC एंड ब्लॉक्ड ITC. इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस और फॉर नॉन बिजनेस पर्पज. अगर तो बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया गया है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड फॉर सप्लाईज यूज फॉर बिजनेस पर्पज. अगर नॉन बिजनेस पर्पज के लिए तो इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर सप्लाईज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज. अगर द गुड्स, इफ गुड्स एंड सर्विसेज और कैपिटल गुड्स आर पार्टली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज,
या एग्जम्प्टेड सप्लाईज है। अगर तो टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड फॉर सच सप्लाईज, और अगर एग्जम्प्टेड सप्लाईज है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड फॉर सप्लाईज यूज्ड फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाईज, कांट बी अवेल्ड। एग्जम्प्टेड सप्लाईज है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर टैक्सेबल सप्लाईज है चाहे जीरो रेटेड है तो उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है। तो जीरो रेटेड सप्लाईज को हम समझ लेते हैं। जीरो रेटेड सप्लाईज को हम बोलते हैं जैसे कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ सेज डेवलपर और सेज यूनिट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रही हैं तो टैक्सेबल सप्लाई या तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की हो अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो उस केस में तो जीरो रेटेड सप्लाईज का अंदर क्या हो जाएगा, जीरो रेटेड सप्लाईज इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज मनीष है कोई पर्सन, ठीक है, ऑफ दिल्ली, इसने क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं वर्थ ₹2 लाख, इसने 2 लाख के गुड्स परचेज किए और उसने क्या किया, पेज जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% उसने जीएसटी पे किया एंड एक्सपोर्ट दोज गुड्स, उसको क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है। तो अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, एक्सपोर्ट सेल इज जीरो रेटेड सेल्स, तो एक्सपोर्ट इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको पूरा का पूरा, अगर 2 लाख पे 28% उसने पे किया, इट मीन्स उसने 56,000 टैक्स पे किया। तो आउटपुट टैक्स कोई भी नहीं है बिकॉज उसने एक्सपोर्ट कर दिए, तो उसको रिफंड पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। बिकॉज एक्सपोर्ट्स के केस में, जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में, सप्लायर इज नॉट लायबल टू चार्ज एनी टैक्स टू पे एनी जीएसटी बट एंटाइटल टू क्रेडिट विद रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट जीएसटी। तो वो क्रेडिट लेने के लिए लायबल होता है, टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। इस वजह से उसको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो एग्जम्प्टेड सप्लाईज जैसे हम देखते हैं, एग्जम्प्टेड सप्लाईज के अंदर तो टैक्स ही नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ही नहीं कर सकते, तो उस केस में कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। फर्दर अगर इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें कि अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रूल्स को देखते हैं पहले। रूल 42 एंड रूल 43 ऑफ CGST एक्ट रूल 2017 प्रिस्क्राइब्स द मैनर फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड। अगर वो पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस टैक्सेबल सप्लाईज मानी जाएंगी, तो पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड टैक्सेबल सप्लाईज। तो इसको कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमन परचेजेस गुड्स, अमन ने क्या किया, अमन परचेजेस गुड्स, इनपुट्स आ गए, गुड्स परचेज किए ₹6 लाख, 6 लाख के गुड्स परचेज किए एंड पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, 5% टैक्स पे कर दिया, तो कितना बन गया, 30,000 उसने टैक्स पे कर दिया ऑन इनपुट्स। ही यूज्ड 60% गुड्स फॉर सेलिंग एंड रिमेनिंग फॉर द पर्सनल यूज। उसने 60% गुड्स क्या यूज़ किए, सेलिंग पर्पस के लिए यूज़ किए, और बाकी के उसने रिमेनिंग क्या किया, 30% उसने बाकी 40% पर्सनल यूज़ के लिए रख लिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो किस पे ले सकता है, डेट 60%, तो 30,000 का 60% इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है, बिकॉज वो सिर्फ उसने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया। जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी इसको भी हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो वो फर्दर करते हैं पार्टली टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, तो बेसिकली जिसका रेट ऑफ सप्लाई नील हो, होली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, तो उसके हम एग्जम्प्टेड सप्लाईज बोल देते हैं। फर्दर हम बात करते हैं मैनर ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC रूल 42, अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC ऑन कैपिटल गुड्स। तो इसके हम देखें एग्जाम्पल,
कहते हैं ट्रांसफ़र और यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। कहते आईटीसी इज क्रेडिटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आईटीसी कैसे क्रेडिट की जाती है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स के थ्रू पर्सन के अकाउंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया जा सकता है। पर्सन में यूज दिस पे हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये पर्सन जो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर रहा है वो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए इसे यूज़ कर सकता है। द यूज़ ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन interstate supplies is the point in which GST differs sharply from previous system of central state taxes। तो interstate supplies के अंदर इनपुट जैसे अर्लियर वन स्टेट टू अनदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते थे, तो उस वजह से इंटरस्टेट सप्लाईज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 49(4) एंड 49(5) ऑफ द CGST एक्ट एंड SGST एक्ट सेक्शन 9 ऑफ यूनियन टेरिटरी Goods and Service Tax Act, input tax credit of integrated goods and services can be used to pay IGST, CGST and SGST in that order, and input tax credit of CGST हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? to pay CGST and IGST in that order। अगर इनपुट टैक्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का है या यूनियन गुड्स सर्विस टैक्स का है, इट कैन बी यूज टू पे SGST, UTGST एंड IGST इन दैट ऑर्डर। एंड अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST है कैन नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ SGST और UTGST एंड वाइस वर्सा। अगर CGST का है तो कांट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST और UTGST। Hence, cross utilization of credit is available only between CGST and IGST and SGST, UTGST and IGST। मतलब एक दूसरे का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। जैसे IGST का कौन कौन यूज़ कर सकता है? IGST, CGST और SGST की पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। CGST का CGST और IGST की पेमेंट में यूज़ किया जा सकता है। SGST और UTGST का SGST, UTGST और IGST की पेमेंट में। और अगर CGST का है तो उसके अंदर SGST और UTGST का पेमेंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ CGST में CGST और IGST का ही पेमेंट होगा। तो क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है बट केसेस में डिफाइन कर दिया गया। तो कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ SGST, क्रेडिट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ CGST। मैचिंग ऑफ इनपुट GST, अब मैच कैसे किए जा रहे हैं इसको हम समझते हैं, मैचिंग ऑफ इनपुट GST को। फॉर एग्जांपल डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज बाय, अगर जो इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स रिसिपिएंट ने सबमिट करवाई हैं अगर वो मैच कर जाती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज अगर वो मैच कर गई तो ITC क्लेम कर सकता है रिसिपिएंट। अगर वो मैच नहीं कर सकती, मिसमैच है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जी। फर्दर बात करते हैं, अगर एक्सेस ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया किसी पर्सन ने या आउटवर्ड सप्लाईज पे नॉट डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर, तो कम्युनिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी हो जाता है किसे? सप्लायर को एंड रिसिपिएंट को। अगर डुप्लीकेशन ऑफ ITC क्लेम है तो कम्युनिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसीज किसके लिए? रिसिपिएंट के लिए। तो रिसिपिएंट रेक्टिफाइज डिस्क्रिपेंसीज, अगर वो नहीं करता तो एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय रिसिपिएंट विल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अगर वो नहीं डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बताता तो उसका जो एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी एंड रिसिपिएंट विल पे इंटरेस्ट ऑन एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करने के लिए भी लायबल होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में समझने के लिए इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बिलो एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।